हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया होंगे ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। शुरुआत करते हैं आज अपने एक नए टॉपिक के बारे में। टॉपिक ही नया नहीं, सब्जेक्ट ही नया है। तो दिल थाम के बैठिए, नया सब्जेक्ट जो शुरू करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़े वाला है। और ये वो सब्जेक्ट है जिसकी आप सबको तलाश है। सर, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है? किसकी ज़रूरत है आपको? सर, ज़रूरत तो वैसे बहुत सारी चीज़ों की है, अभी क्लास में बता नहीं सकते। पैसा। मैं पैसे की बात कर रहा हूँ। आपकी उम्र में हो सकता है आपको और भी बहुत सारी ज़रूरतें हो गई, लेकिन मैं पैसों की बात कर रहा हूँ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखिएगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप, ऐसा नहीं है कि इसको कुछ रटे वगैरह इस तरीके का नहीं है। इसको आप समझेंगे तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और ये सब्जेक्ट समझने के लिए आपको एक टॉपिक है, एक चैप्टर है, वो ऐसा है कि अगर वो आपने अच्छे से समझा ना, तो यकीन मानिए आपकी एफएम बहुत इजी हो जाएगी, बहुत ही इजी हो जाएगी। और अगर आपने उस चैप्टर को स्किप किया तो ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट जो वो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। सर, ऐसा कौन सा टॉपिक है? तो उस टॉपिक का नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे? सर, फाइनेंस का मैनेजमेंट करेंगे, और तो क्या करेंगे? बिल्कुल सही। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मेनली क्या होगा कि पैसों के बारे में बात करेंगे। पैसा के बारे में भी क्या बात हो सकती है? तो पैसा लाए कहाँ पे, पैसा लगाए कहाँ पे, और डिविडेंड क्या दें। मेनली ये तीन डिसीजन है जिनके बारे में हम बात करेंगे कि पैसा लाएं कहाँ से, कहाँ से लाएंगे पैसा, कौन सी जगह से लाना चाहिए। बैंक ए से पैसा लेके आए, बैंक बी से पैसा लेके आए, शेयर इशू कर दें, दोस्त से लोन ले लें, दोस्त से पैसा ले लें, घर से पैसा ले लें, घर से पैसा लेके लगा दें, कहाँ से जो है वो फंड लिया जाए। तो देखिए, दो चीजें जो है वो आप पूरे एफएम के अंदर, ये अभी एक बार इसको सब्जेक्ट को नहीं शुरू करते हैं, एक बार अपन बिल्कुल बेसिक जो बात करते हैं। देखो, दो चीजें हैं। अगर पैसा लेके आओगे ना, तो एक तो कॉस्ट लगेगी आपकी, बैंक से लाओगे तो ब्याज लगेगा। शेयर इशू करके पैसा लेके आओगे तो उनको डिविडेंड देना होगा। क्लियर है? और वैसे किसी से भी पैसा उधार लेके आ रहे हो, दो चीजें हैं, या तो उधार लेके आ रहे हो या उनको अपने बिजनेस के अंदर मालिकाना हक दे रहे हो। अगर पैसा उधार लेके आ रहे हो तो उनको ब्याज देना है, और अगर उनको मालिकाना हक दे रहे हो तो उस केस के अंदर उन्हें आपको प्रॉफिट के अंदर हिस्सा देना होगा। भाई, मेरा एक, जैसे मैं दुकान चला रहा हूँ, मुझे उसमें पैसों की जरूरत है। या तो मैं किसी से पैसा उधार लेके आऊँ तो मैं, वो मेरे से ब्याज मांगेगा, या फिर मैं उसे पार्टनरशिप ऑफर करता हूँ, भाई मेरे बिजनेस में आ जा, मैं तुझे उसके अंदर हिस्सा दूंगा, जो कमाएंगे उसमें भाई भाई बांटेंगे, ऐसा इस तरीके का प्रपोजल दे रहा हूँ। तो उस केस के अंदर मुझे प्रॉफिट में हिस्सा देना होगा। क्लियर है? अब ये जो पैसा लेके आए हैं, इस पैसे को कहीं ना कहीं लगाएंगे। अब लगाएं कहाँ पे? तो सर, जहाँ रिटर्न ज़्यादा होगा वहां पर लगाएंगे। तो रिटर्न तो सबसे ज़्यादा सुल्तान मिर्जा बन जाओ, सुल्तान मिर्जा बन जाओ, स्मगलिंग करो वगैरह, उसके अंदर सबसे ज़्यादा रिटर्न वही होगा। तस्करी करो, उसके अंदर और ज़्यादा होगा, या चोरी का बिजनेस करो और ज़्यादा होगा। तो क्या ये शुरू कर दें क्या? भाई, सिर्फ रिटर्न देखोगे क्या? नहीं, रिटर्न के अलावा आप रिस्क भी देखते हैं। ऐसा ना हो कि कमाने के चक्कर में हवालात में बैठना पड़ जाए, ये भी तो देखोगे। या फिर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो रिस्क ज्यादा देगा। देखो, नॉर्मल नियम है इस दुनिया का कि भाई, जैसे जैसे रिटर्न बढ़ेगा वैसे वैसे रिस्क बढ़ेगा। एक बिजनेस है जो अगर 10% रिटर्न दे रहा है, तो उस केस के अंदर उसकी उसके हिसाब से रिस्क होगी। फिर आप उससे ज्यादा रिटर्न वाला कोई प्रपोजल आएगा, तो उसके अंदर रिस्क ज्यादा होगी। और अगर कोई ऐसा आ जाए जिसके अंदर रिटर्न ज्यादा और रिस्क नहीं है, कर लो भाई। समझ पा रहे हो बात? और फिर ऐसे भी लोग, आप अकेले ही होशियार थोड़ी हो, और भी लोग करेंगे, और भी लोग करेंगे, तो धीरे धीरे उसमें रिटर्न कम हो जाएगा और रिस्क उसके हिसाब से मेंटेन हो जाएगी। तो नॉर्मली रिटर्न और रिस्क जो वो मेंटेन रहती है। हालांकि अगर बिजनेस नवाचार होता है, उसके अंदर कुछ इनोवेशन होता है, तो उस केस के अंदर रिस्क भी ज्यादा रहती है। जैसे स्टार्टअप वगैरह है, तो उसके अंदर रिस्क भी ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा रहता है। क्लियर है? तो
बिल्कुल नॉर्मल कॉन्सेप्ट है कि भाई रिटर्न ज़्यादा होगा तो रिस्क ज़्यादा होगा। क्लियर है? तो मेन हमारे डिसीजन क्या हो गए, पैसा लाए कहाँ, पैसा लगाए कहाँ, और तीसरा जो होता है डिविडेंड डिसीजन। जैसे एफएम के 3 मेन डिसीजन कहे जाते हैं कि भाई पैसा लाए कहाँ से, तो जहाँ हमारी कॉस्ट कम लगे जब और रिस्क उसमें कम हो। दूसरा जो है वो लगाएं कहाँ पे, तो जहाँ रिटर्न ज़्यादा मिले। जब लगा रहे हैं तो वहाँ रिटर्न ज़्यादा हो, पर लेके आ रहे हैं तो कॉस्ट लग रही है तो कॉस्ट कम लगे। जब लगाएंगे पैसा, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न ज़्यादा मिले। और उसके अलावा तीसरा डिसीजन होता है कि भाई पैसा जो कमा लिया उसमें से कितना डिविडेंड के रूप में बांट दे और कितना पैसा है जो हम रोक के रखें। क्लियर है? ये 3 डिसीजन है। अब सर आप कह रहे हैं कि ये 3 मेन डिसीजन हैं एफएम के, और आप कह रहे हैं कि एक चैप्टर ऐसा है टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो अगर आपने समझा नहीं अच्छे से तो पूरी एफएम जो है वो आपको आसानी से समझ नहीं आएगी। आसानी से क्या, समझ ही नहीं आएगी। मैं तो 100% कह रहा हूँ। सर क्या बात करें, ऐसा क्या है इस टॉपिक के अंदर? टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है? ये कहता है कि भाई समय के साथ पैसों की वैल्यू जो वो बदलती है। समय के साथ पैसों की वैल्यू जो है वो बदलती है। और यहाँ इसका क्या मतलब है? यहाँ इसका मतलब ये है कि भाई एक पैसा जो है वो अगर आज आपके पास है 1,000 रुपया, और 1,000 रुपया आपके पास 1 साल बाद है, तो वो दोनों पैसे बराबर नहीं है। क्या बात करें? चलो नहीं मानते, आज से आपके परदादा के टाइम के अंदर या दादा के टाइम में, अगर आपके दादाजी है तो उस केस के अंदर आप उनसे जाके पूछिएगा, उनके टाइम के अंदर जो नॉर्मल, जैसे आप क्या प्रोडक्ट उस टाइम के अंदर ज़्यादा प्रोडक्ट थे नहीं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि घी के भाव क्या रहे होंगे, बटर जो है उसके भाव क्या रहे होंगे। तो आप नॉर्मली अप्रोक्सीमेटली आपको 100-150 रुपये के हिसाब से, लीटर के हिसाब से आपके भाव जो है मिलेंगे। यहाँ पे परदादा के टाइम के या उस टाइम की बात करें तो उस टाइम में 1 रुपये के अंदर भी 1 लीटर जो है वो घी मिलता था। आज के टाइम में आप 1 रुपया लेके जाओ और किसी को कहो कि कोई किसान है उसको कहो 1 लीटर घी दे दो और ये लो बदले के अंदर आप 1 रुपया ले लो, चाटे मारता मारता घर पहुंचाएगा आप। समझ पा रहे बात? रीजन क्या है? क्योंकि इसे हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन वगैरह, इंटरेस्ट वगैरह, बहुत सारी चीजें जो है वो इसके अंदर मैटर करती है, जिस वजह से क्या होता है पैसों की वैल्यू जो है वो धीरे धीरे क्या होती जाती है, कम होती जाती है। क्लियर है? तो यहाँ हमें ये चीज समझनी होगी, एक प्रोजेक्ट है जो 1 साल बाद 10,000 दे रहा है और एक प्रोजेक्ट 2 साल बाद 10,000 दे रहा है, तो उनके बीच में कंपैरिजन करने के लिए उनको एक जगह पर लाना जरूरी होगा। एक पैसा 10,000 1 साल बाद पड़ा और एक पैसा 10,000 2 साल बाद पड़ा है, तो वो दोनों कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि 1 साल बाद 10,000 की वैल्यू आज के 10,000 की वैल्यू 2 साल बाद के 10,000 की वैल्यू इक्वल नहीं है। तो उनकी वैल्यू इक्वल करने के लिए आपको उसका इंटरेस्ट वगैरह का कंपोनेंट, किस तरीके से टाइम वैल्यू ऑफ मनी काम करता है, ये चीज जो है वो जरूर समझना होगा। बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। देखिए थोड़ा सा ये चैप्टर जो है वो आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है नहीं, कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। ये चैप्टर पूरा समझ कब आएगा, जब ये चैप्टर पूरा होगा। शुरुआत में हो सकता है थोड़ा बहुत आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे, मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन इसके अंदर कुछ कैलकुलेशन है जिनको आपको समझना होगा। तो जब तक वो समझेंगे तब तक एक बार आपको हो सकता है ये थोड़ा बहुत ट्रिकी लगे, लेकिन यकीन मानिए अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा है ना, मैं आपको एफएम का एक भी फॉर्मूला ऐसा नहीं होगा जो आपको कहूंगा कि याद कर लो। एफएम का एक भी फॉर्मूला ऐसा नहीं होगा जो मैं आपको कहूंगा याद कर लो। मैं एक एक फॉर्मूला जो है वो इस टाइम वैल्यू ऑफ मनी के साथ आपका रिलेट करके बताऊंगा कि इस वजह से इस तरीके का फॉर्मूला बना। हाँ, रेशियो एनालिसिस के फॉर्मूले जो है उसके अंदर कुछ अलग कॉन्सेप्ट है, वो अलग चीज़ है, वो उसके अंदर कुछ चीज़ें देखनी होगी, वो अलग बातें हैं, बैलेंस शीट के रेशियो वगैरह वो सारी चीज़ें अलग है। लेकिन उसके अलावा बाकी जो भी रेशियो, डिविडेंड के अंदर आप कोई अप्रोच बताऊंगा तो उसका उसने जो फॉर्मूला बनाया उसमें किस तरीके से उसने बनाया, वो कॉन्सेप्ट, हर हर जो चैप्टर, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर जो भी है वो उनका कॉन्सेप्ट, या फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर एनपीवी आईआरआर जो भी है उनके कॉन्सेप्ट सारे जो है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से मैं आपको रिलेट करके बताऊंगा। थोड़ा इसमें टाइम ज़्यादा लगाएंगे, थोड़ा कम कम पढ़ेंगे, लेकिन इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ताकि ये एक बार आपको अच्छे से समझ आ जाए, तो फिर आगे अपन आसानी से सारी चीजें जो वो कवर कर पाएंगे। क्लियर है? देखो
हम पहला ही जो टॉपिक उठा रहे हैं वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। पैसों की समय के साथ किस तरीके से वैल्यू जो वो डिपेंड करती है, किस तरीके से मैटर करती है। पहली बात तो ये कि ये पैसा की वैल्यू जो वो चेंज होती क्यों है। मान लीजिए आज आप जो है वो एक बैट खरीदने जा रहे थे और इस बैट की वैल्यू जो है वो 1,000 रुपये। क्लियर है। आप उस दुकान वाले से बात की, फाइनल कर दिया, आपने कहा कि एक बैट कितने का, 1,000 का। उसने कहा ठीक है रखो मैं लूंगा। उसने कहा ठीक है आ जाइए ले लीजिए। आप उस दिन नहीं गए, आप 1 साल बाद गए, 1 ईयर लेटर, मूवी के अंदर डन डन, 1 साल बाद। आपने कहा कि वो बैट दे दीजिए, उन्होंने कहा ये लीजिए। आपने कहा कि ये लो 1,000 रुपये। वो क्या कहेगा कि भाई साहब कौन सी दुनिया में हो, अब इसके भाव जो वो 1,000 नहीं बचे हैं। मान लीजिए उसके भाव जो 1,100 रुपये हो गए। मान लीजिए उसके भाव जो क्या हो गए, 1,100 हो गए। क्लियर है। तो ये 100 रुपये इसकी जो वैल्यू जो है वो क्या हो गई, ये 100 रुपये इसकी वैल्यू जो क्या हो गई, ये इंक्रीज हो गई। ये 100 रुपये इसकी वैल्यू जो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ये वैल्यू इंक्रीज होती क्यों है, पहले ये समझ लें कि ये 100 रुपये की वैल्यू जो वो इंक्रीज होती क्यों है। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेते हैं भाई। मान लीजिए आपके पास 100 रुपये, ठीक है, और इस 100 रुपये में आप क्या करने वाले थे, आइसक्रीम खाने जा रहे थे। आइसक्रीम जो वो कंज्यूम करने जा रहे थे। इस आइसक्रीम को कंज्यूम करने जा रहे थे और आपका एक दोस्त आया, उसने कहा कि यार भाई जरूरत है। आपने कहा कितने की, उन्होंने कहा 100 रुपये की। आपने कहा यार भाई आइसक्रीम खाने जा रहा हूँ, बहुत तेज मन हो रखा है और मुझे आइसक्रीम खानी है। उन्होंने कहा यार बहुत ज़रूरी है, 100 रुपये दे दे, मैं तुझे वापस लौटा दूंगा। उसने आपसे ले लिया और 1 साल बाद उसने लौटाने का बात कही। तो क्या आप उससे 100 रुपये ही लेंगे क्या, क्या आप उससे 100 रुपये लेंगे क्या, या उस पर कुछ पैसा ब्याज का भी लेंगे, इंटरेस्ट का पैसा लेंगे क्या। अब आप ये सोचिए कि इंटरेस्ट का पैसा ले क्यों रहे, ये इंटरेस्ट का पैसा ले क्यों रहे। मेनली इसके 3 कारण आते हैं। डेफरमेंट ऑफ कंजम्पशन। ये जो आइसक्रीम है जो आप आज खा रहे थे, आज खाने वाले थे, जस्ट ही खाने वाले थे, अब वो कब खा पाएंगे, 1 साल बाद। आपका कंजम्पशन डेफर हुआ क्या, हाँ जी सर, कंजम्पशन डेफर हो गया। इसका कुछ पैसा चार्ज करोगे क्या, हाँ चार्ज करोगे। मान लीजिए आपने इस मजे को 1 साल डेफर करवाया, उसके लिए आप उससे 5 रुपए लेंगे। क्लियर। ठीक है सर, एक बात समझ आइए कि डेफरमेंट ऑफ कंजम्पशन है। दूसरा रिस्क फैक्टर। आपने उसकी आंखों में देखा, उसकी आंखों में क्योंकि अभी 100 रुपए लेने थे, इस वजह से उसकी आंखों में बहुत ही मासूमियत, बहुत ही अच्छे भाव दिखे और बहुत ही प्रेम भाव दिखा। क्या आपको लगता है कि जिस दिन आप पैसा उससे वापस मांगेंगे, ये वही मासूमियत, ये वही प्रेम उसकी आंखों में नजर आएगा क्या। समझ पा रहे हैं बात। हो सकता है भाई, लिखा आता है ना दुकानों में कि उधार से मापी, लेते वक्त गाय देते वक्त शेर, उस तरीके का। तो क्या ऐसा हो सकता है कि साल भर बाद उसकी निगाहें बदल जाए, वो आपको उस नजर से ना देखे जिस नजर से जब वो पैसा मांग रहा है तब देखे। हो सकता है कि आपका पैसा डूब जाए, बिल्कुल डूब सकता है। तो उसके लिए आप उससे कुछ चार्ज करेंगे क्या, हाँ करेंगे। मान लीजिए उसके लिए आपने 3 रुपए चार्ज किया। तीसरा कंपोनेंट क्या हो सकता है, इन्फ्लेशन। क्या हो सकता है, इन्फ्लेशन। क्लियर। इन्फ्लेशन क्या होता है भाई, आज जो आइसक्रीम आप 100 रुपए में खरीद पा रहे थे, उसके भाव 1 साल बाद क्या 100 रुपए ही रहेंगे क्या, नहीं। मान लीजिए उसके भाव 1 साल बाद 105 हो जाएंगे। तो इस इन्फ्लेशन को आप उससे चार्ज करेंगे क्या, हाँ जी सर चार्ज करेंगे। तो ये
प्लस 5 रुपये। तो आप उससे 100 के बदले में कितना पैसा लेंगे? 5 3 8, 8 और 10, 8 और 5 13। ये 13 रुपये अगर आप उससे रिकवर करते हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई मुनाफा कमा रहे हैं, आपको अपनी कॉस्ट रिकवर कर रहे हैं भाई। सीधी सी बात है, मैं आज खाने वाला था, आज मजे लेने वाला था, अब 1 साल बाद मजे करूंगा, पैसा तो लूंगा ना भाई। आइसक्रीम आज मजे लेने वाला था, 1 साल बाद ले पाऊंगा, उसके पैसे चार्ज करूंगा क्या? करूंगा, बिल्कुल सही है। दोस्त है तो है, ठीक है, बिल्कुल है, दोस्ती है, आराम से बात करो, प्यार की बातें करेंगे, तुम अपने बारे में बताओ, हम अपने बारे में बताएंगे, सारी चीज होगी। लेकिन पैसा उधार ले रहे हो तो उसके बदले में तो लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरा कंजम्पशन जो वो क्या हो रहा है? डेफर हो रहा है। रिस्क दूसरी बात है भाई, पैसा वापस देगा या नहीं देगा, हो सकता है साल भर बाद में, जैसे 10-12 महीने 10-11 महीने हो, वो हमसे दोस्ती ही तोड़ ले। और इन्फ्लेशन, इसके पैसे चार्ज करोगे क्या? चार्ज करोगे। क्लियर है? तो ये 13 रुपए अल्टीमेटली क्या बनते हैं? आपके ब्याज बनता है। क्लियर? तो समय के साथ वैल्यू जो वो चेंज होती है, तो ऐसा नहीं है कि वो यूं ही चेंज होती है, उसके कुछ कारण है, इस वजह से ये वैल्यू जो है वो चेंज होती है। क्लियर है? आपके दिमाग में एक क्वेश्चन, बच्चों के हर छोटे बच्चे के क्वेश्चन दिमाग के अंदर आता है कि आरबीआई पैसा क्यों नहीं छापते वगैरह, वो सारे एफएम के अंदर आएंगे, वो सारे अपन आगे डिस्कस करेंगे। अब बिल्कुल बेसिक से मेरे साथ साथ चलते रहिएगा। क्लियर है? तो ये जो ब्याज है, ये ब्याज जो है, इसको हम क्या कहते हैं? इंटरेस्ट कहते हैं। ये इंटरेस्ट कितने तरीके के होते हैं? ये इंटरेस्ट 2 तरीके के होते हैं। इंटरेस्ट 2 तरीके से होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। हिंदी में बोले तो साधारण ब्याज और चक्र, भाई ये मात्रा इधर उधर हो सकती है ना, चक्रवर्ती ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सर ये क्या कॉन्सेप्ट है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट? देखिए, ये एक बंदा है, ये इसके पास एफएम जो है, सबसे बेवकूफ किसे कहेगा पता है? जो पैसा जेब में लेके घूमता है, ये कहेगा बेवकूफ। अगर कोई जेब में पैसा लेके घूमे और अगर आपने एफएम पढ़ी है, तो आप उसको कहना बेवकूफ, लेकिन कह के इतनी दूरी जरूर रखना कि आप उसकी पकड़ में ना आ जाए। इसके पास मान लीजिए 1,000 रुपये है, तो इसके पास 2 ऑप्शन है कि भाई जेब के अंदर रखें, फिर उसको लगा कि यार जेब के अंदर पड़े पड़े तो ये पैसों की वैल्यू 1,000 की 1,000 रहेगी। जेब में अगर पैसा पड़ा रहेगा तो उसको बेवकूफ क्यों कहेगा एफएम? उसका रीजन ये है कि क्योंकि 1,000 रुपये उसकी जेब में, और साल भर मान लीजिए उसने 1,000 रुपये उसकी जेब के अंदर ही रखे, तो इस 1,000 से आज जितनी चीजें खरीद पा रहा था, 1 साल बाद उतनी चीजें नहीं खरीद पाएगा, तो अल्टीमेटली उसके पैसों की वैल्यू कम हो गई। मान लीजिए 1,000 रुपये के अंदर आज वो 10 किलो सेव खरीद पा रहा था, 1 साल बाद 9 किलो सेव खरीद पाएगा, तो उस केस के अंदर आज उसकी जेब में 10 किलो सेव है, तो 1 साल बाद उसकी 9 किलो सेव है, तो क्या वो बेवकूफ हुआ क्या? हाँ हुआ, जाहिर सी बात है, जहाँ 10 किलो सेव था 1 साल में बड़े बड़े उसने 9 किलो सेव कर दी। क्लियर है? तो इसने कहा कि यार 1,000 रुपये जेब में रखने से अच्छा है मैं क्या करूं, इसे बैंक में डिपॉजिट करना। बैंक में गया और बैंक को कहा कि बैंक बैंक मेरे पास 1,000 रुपये जमा करोगे क्या? उन्होंने कहा बिल्कुल, काम ही यही है हमारा, इसीलिए बैठे हैं भाई। ये 1,000 रुपये इसने जाके, देखिए छोटे छोटे पॉइंट है, ध्यान रखते जाइएगा। ये आज की वैल्यू जो है, इसको हम क्या कहते हैं? जीरो ईयर। आज लिख आ, जैसे आज कोई पैसा जमा कर रहा है, आज पैसा विड्रॉ कर रहा है, तो उसे क्या कहते हैं हम? 0 ईयर। एक फर्स्ट ईयर लिखा है या 1 ईयर लिखा है, मतलब कि पहले साल के अंत में। हमने कहा कि 1,000 रुपये आज बैंक जमा कर लो, बैंक ने कहा ठीक है। बैंक से पूछा ब्याज कितना देगा, बैंक ने कहा कि 10%। क्लियर है? हमने कहा 10% क्यों? उसने कहा कैलकुलेशन आसान है इस वजह से। अब 10% के हिसाब से ब्याज की बात हो गई, पहला साल खत्म हुआ। क्लियर है? ये बंदा गया बैंक के पास कि बैंक बैंक ब्याज ब्याज, उन्होंने कहा कि ये लो आपका 10 रुपये का ब्याज बना। उसने कहा ठीक है, रहने दो, अभी मुझे जरूरत नहीं। क्लियर?
फिर उसके बाद में सेकंड ईयर के एंड पे गया, उसने कहा बैंक ब्याज व्याज कैसा चल रहा, कि बिल्कुल सर आपका खाते में क्रेडिट हो गया, ये पहले साल का 10 रुपये था, एक साल और रख दिया है, इस वजह से 1,000 रुपये पे 10% के हिसाब से ये 100 रुपये आपके, सॉरी 10 रुपये आपके, नहीं 1,000 रुपये ना, तो 100 रुपये, सॉरी 100 रुपये आपके और ब्याज आ गया। तीसरे साल के अंत पे, थर्ड ईयर के एंड पे कहा कि ब्याज व्याज, उन्होंने कहा कि तीसरे साल का भी 100 रुपये आपका ब्याज आपके खाते में क्रेडिट कर दिया। उसने कहा मैं विड्रॉ करना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा देखो 1,000 रुपये आपने जमा करवाए थे, पहले साल 10% के हिसाब से 1,000 का 10% आपका 100 रुपये का ब्याज, ये पहले साल का, ये आपका दूसरे साल का 100 रुपये का ब्याज, और ये तीसरे साल का 100 रुपये का ब्याज, और ये आपके टोटल पैसे बनते हैं 1,300। ये आप विड्रॉ कर लीजिए। अब इसको ठीक है लगा कि ठीक है यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इसके पैरेलल इसका एक और फ्रेंड था, उसके पास भी सेम 1,000 रुपये थे। ये भी बैंक के पास गया कि बैंक बैंक कितना परसेंट ब्याज देते, उसने कहा 10%। उसने कहा ठीक है, तो उसने कहा कि फर्स्ट ईयर पूरा हुआ, उसने कहा कि कितना ब्याज हुआ बैंक बताओ, उसने कहा कि ये 1,000 रुपये पे 100 रुपये। उसने कहा अच्छा मैंने 1,000 रुपये जमा किए और 100 रुपये का ब्याज, टोटल मेरे कितने हो गए, उन्होंने कहा 1,100 रुपये। उसने कहा कि 1,100 रुपये निकालो। उसने कहा विड्रॉ करना है कि हाँ विड्रॉ करना है, मेरे को पैसा वापस दो। उसने कहा ठीक है ये लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, 1,100 रुपये इसने ले लिए। फिर ये दूसरे दिन, दूसरे साल के पहले ही दिन वापस गया, सेकेंड ईयर के फर्स्ट डे, सेकेंड ईयर के सॉरी फर्स्ट डे ये 1,100 रुपये इसने जमा करवा दिया। उसने कहा कि यार कल विड्रॉ किए और आज वापस जमा करवा रहे हैं। उसने कहा कि मैं बैंक, मैं तुम्हारा खेल समझ गया। उसने कहा कैसा खेल, उसने कहा कि देखो अब 1,100 रुपये जमा कर ली, खेल मैं बताऊंगा तुम्हें ईयर एंड पे। उसने कहा ठीक है। उसने कहा साल पूरा हुआ, उसने कहा कि एंड पे के ब्याज बताओ कितना हुआ। उसने कहा कि 1,000 पे 10%। उसने कहा कि चांटा खाना है क्या, 1,000 पे 10%, मैंने कितने पैसे जमा करवाए। उसने कहा 1,100, तो 1,100 पे 10% कितना हुआ, 110 रुपये। उसने कहा हाँ ठीक है। तो उसने कहा कि मेरे को पैसा पूरा विड्रॉ करना है, 1,100 मैंने जमा करवाए थे और 110 ये ब्याज का, मेरे टोटल पैसे कितने, 1,210 रुपये मुझे विड्रॉ करने, इधर दो। उसने कहा, बैंक ने कहा तुम्हारा पैसा लेके जाओ। लेके गया। ये थर्ड ईयर, ये वापस आया फर्स्ट डे कि बैंक बैंक पैसा जमा करना है। उसने कहा कि ले आओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कहा कि ये 1,210 रुपये जमा कर दो। ईयर एंड हुआ। उसने कहा कि सर मेरा ब्याज मिला के टोटल पैसा कितना हुआ। तो उसने कहा 1,210 रुपये पे आपका, ये 1,210 रुपये पे आपका 10% आपका 121 रुपये ब्याज हुआ। कितना हुआ, 121 रुपये। उसने कहा टोटल पैसा कितना हुआ, 1,210 प्लस 121, टोटल पैसा हुआ 1,331। अब समझिएगा, ये वही पैसा 1,000 रुपये, वही पैसा 1,000 रुपये, ये वही 10%, ये वही 10%। इसका एक साल बाद पैसा कितना हो रहा है, इसका एक साल बाद पैसा बन रहा है, टोटल बन रहा है 1,300 रुपये। और ये इसका पैसा कितना बन रहा है, 1,331 रुपीज। सर खेल कहाँ हो गया वो बताइए, इसके 1,300 हुए और इसके 1,331 हुए, ये खेल कहाँ हो गया, कहाँ इसको 31 रुपये ज्यादा मिले। तो ये है फर्क पड़ा इसका कंपाउंडिंग का। इसका जो ब्याज था वो क्या सा था, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, इसके अंदर कंपाउंडिंग नहीं होती है। मतलब जो आपने
मूलधन या प्रिंसिपल अमाउंट पहली बार में जमा करवाया वही उसी के ऊपर आपको ब्याज मिलता रहेगा। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, एक टाइम जब कंपाउंडिंग का पीरियड पहले से तय होता है, जैसे साल भर बाद में, 6 महीने बाद में, 3 महीने बाद में, हर महीने जिस भी तरीके का टर्म जो उनका डिसाइड होता है, उस पीरियड के पूरा होने के बाद में जो ब्याज का पैसा है वो प्रिंसिपल में जुड़ जाता है और नेक्स्ट पीरियड के अंदर जो आपका मेन प्रिंसिपल था और जो ब्याज आ चुका है उन ब्याज दोनों पे आगे ब्याज मिलेगा। फिर वापस वो पीरियड पूरा होगा, फिर ब्याज आएगा, वो ब्याज फिर वापस प्रिंसिपल में जुड़ जाएगा और उससे आगे वाले पीरियड में जो आपका पहले का पैसा था और जो टोटल आपको इंटरेस्ट मिला उस दोनों पे मिला के आपको, तीनों पे मिल, दो ब्याज जो मिल गए उन पे मिला के आपको जो है वो ब्याज मिलेगा। क्लियर है? इस वजह से इन दोनों के फॉर्मूलों में भी फर्क पड़ जाता है। यहाँ अगर आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है तो आप क्या करते हो, P इंटू टी इंटू आर डिवाइडेड बाय 100, या फिर आप कहते हो समय मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टा 100। ये डिवाइड में 100 तो रेट वाला है, समझ पा रहे हो बात? या फिर आप इसे इंग्लिश में बोले तो क्या कहोगे, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। क्लियर है? इसको 3 साल में ब्याज कितना मिला, 300 रुपये। कैसे कैलकुलेट करोगे, आपने पैसा कितना जमा करवाया था, 1000 रुपये, रेट कितनी है 10%, ये 10%, देखो 10% लिखा है, परसेंट का साइन अगर हटाना है तो आपको क्या करना होगा, डिवाइड बाय 100 करना होगा। या तो देखिए, या तो लिखो 10% या लिखो 10 डिवाइड बाय 100, दोनों बात एक ही। परसेंटेज का साइन है मतलब डिवाइड के अंदर 100 है, उसको आपने हटा दिया। तो 1000 इंटू 10/100 इंटू समय कितना हो गया, 3 साल। तो आपका कितना हो गया, ये 1000 इंटू 3 इंटू 10/100, 300 रुपये। यहीं पर यहाँ पर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, यहाँ पर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, यहाँ वैसे फॉर्मूला जो है वो किसका होता है, मिश्र धन का। मैं दोनों बता दूंगा। बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस 1 प्लस दर की घात समय, या फिर इसे कहते हैं फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू या प्रिंसिपल अमाउंट जो वो एक ही वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू इंटू 1 प्लस रेट की पावर टाइम। ठीक है? या फिर ऐसे कहते हैं फ्यूचर वैल्यू, इस तरीके से शॉर्ट में लिखते हैं, प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर टू द पावर टी। ये बनता है फ्यूचर वैल्यू। और अगर इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट करना है तो उस केस के अंदर वैसे इंटरेस्ट कितना होता है, जो मिश्र धन है उसमें से प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर दो। क्लियर है? या फिर यहाँ हिंदी में लिखे तो ब्याज बराबर क्या होगा, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो ब्याज अगर यहाँ कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, मिश्र धन क्या है, मिश्र धन के लिए फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्यूचर वैल्यू मिश्र धन मतलब फ्यूचर वैल्यू का मतलब क्या है, प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर टू द पावर टी माइनस प्रेजेंट वैल्यू। इस तरीके से आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। समझाता हूं मैं यहाँ किस तरीके से कैलकुलेट होगा। यहाँ कैसे कैलकुलेट होगा, अगर आप फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा, प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर टू द पावर टी। तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, आज कितने जमा करवाए 1000, इंटू 1 प्लस दर कितना है 10%, तो 10/100, और इसकी घात कितनी है, इसकी पावर कितनी है 3, समय कितना है 3 साल। तो यहाँ कितना हो जाएगा 1000 इंटू 10% मतलब कि 10/100 या 10% लिखो, जैसी भी आपकी इच्छा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, लसअप हो जाएगा 100। तो ये कितना हो जाएगा 100 प्लस 10,
ज़्यादा मैथ्स से डरे नहीं, एफएम के अंदर यही मैथ्स आएगी, इससे ज़्यादा नहीं आएगी, यही मैथ्स है जो टोटल इसके अंदर एफएम के अंदर आनी है। क्लियर है? तो एक दो बार में इसको हो सकता है कि मैथ्स शुरू में थोड़ी कमजोर रही हो तो थोड़ा बहुत डाउट आ सकता है, लेकिन यही है, इसके अलावा और मैथ्स नहीं है, यही कैलकुलेशन आएगी बस। तो 1000 इंटू 100 प्लस 10 कितने हो गए? 110/100 की घात 3। सर इतनी सारी कैलकुलेशन आएगी क्या? वो एक बार छोड़िए, कितनी आएगी कितनी नहीं आएगी, आप एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। तो कितना हो गया? 1000 इंटू 110/100 मतलब कि 1.1 की पावर 3, और 1.1 की पावर 3 मतलब 1000 इंटू 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1, जो कि आपका आएगा 1331 रुपये। तो अगर ब्याज कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करोगे? फ्यूचर वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू। तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? फ्यूचर वैल्यू कितनी हो चुकी है? 1331 रुपये बन चुके 1000 से, तो आपको ब्याज ब्याज के कितने पैसे मिले? 331 रुपये। चाहे आप इस तरीके से कैलकुलेट करो, चाहे आप इस तरीके से कैलकुलेट करो, तो ये फॉर्मूला इस तरीके से बना है। क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट है किसका? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का, कि सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। आज जो है वो सिर्फ इतना देखेंगे, आप इसके ऊपर जो और क्वेश्चन जो भी बनते हैं वो क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। जैसे आपसे एक क्वेश्चन जो है वो पूछा जाए कि ये एक क्वेश्चन कर लीजिएगा, प्रेजेंट वैल्यू 1000 रुपीज, फ्यूचर वैल्यू 2000 रुपीज, रेट 10%, टाइम कैलकुलेट टाइम। दो केस है, केस 1 केस ए, सिंपल इंटरेस्ट, और केस बी कंपाउंड इंटरेस्ट। बस आज इतना कर लीजिए, बहुत है। हालांकि ये इसमें थोड़ी सी हो सकता है किसी को डाउट आए, लेकिन ट्राई कीजिए, गलत होगा तो फिर सही भी होगा। जिसने कभी गलत ही नहीं किया वो सही क्या करेगा? समझ पा रहे हैं? मत तो गलत करना, डरो मत, ये उम्र है, गलत सही होते रहेंगे। इस उम्र में गलतियां नहीं करोगे तो फिर किस उम्र में गलतियां करोगे? क्लियर? बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें। बाकी नेक्स्ट सेशन के अंदर और इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये यहाँ तक का ये एग्जाम्पल जरूर एक बार से ट्राई कीजिएगा, और एक दो एग्जाम्पल और बना के भी ट्राई कर सकते हो। तो आप जितना करोगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। बाबा रामदेव भी कहते हैं करोगे तो होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें।